हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आप पीछे जो ये लोकेशन वगैरह देख रहे हैं थोड़ी नई नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने आज पहले दिन ऑफिस के अंदर शूट करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ट्रायल के लिए स्टार्ट किया है अभी, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग वगैरह मैं नहीं लेकर आया हूँ। तो वो भी लेकर आ जाऊँगा। मैंने सोचा आज ट्रायल के लिए कर लेते हैं, ताकि क्या है कि शुरुआत एक बार हो जाए उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे मुझे भी आदत लग जाएगी। फिर क्या है कि यहाँ कंटिन्यू हम ऑफिस के अंदर शूट करना स्टार्ट कर देंगे। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले दिन शूट कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाद में घर पे भी शूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर पे शूट नहीं करेंगे, जब ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, भाई कभी नाइट वगैरह में शूट करना होगा तो वहाँ पे भी कर लेंगे। और यहाँ पे भी धीरे धीरे प्रॉपर सेटअप धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक चीज़ जमना स्टार्ट हो जाएगी, फिर लाइटिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्या है कि मैं अभी आदत लगा रहा हूँ, तो आदत लगते लगते भी टाइम लग जाएगा। और दोस्तों, एक और बात की, अभी मैं 7-8 दिन से बाहर चल रहा था वाराणसी। मतलब स्पेशली मैं वाराणसी गया था, फिर साथ ही साथ प्रयागराज और अयोध्या भी जाकर आया। करीबन 19 तारीख को मैं घर से बाहर निकला था और 28 तारीख की सुबह घर पे आया हूँ। तो लगभग 8 से 9 दिन मेरा टूर में गया। तो काफ़ी अच्छा रहा टूर, बहुत अच्छा। मुझे वाराणसी स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा विचार वाराणसी का ही था। फिर क्या है कि साथ में प्रयागराज और अयोध्या भी नज़दीक थे, तो वहाँ पर भी जाकर आया। वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तीनों ही जगहें बहुत अच्छी है। मतलब तीनों का ही अपनी जगह महत्व है। बट स्पेशली अगर मेरी बात करें, मुझे पर्सनली वाराणसी काफ़ी अच्छा लगा। वाराणसी को काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। वहाँ के घाट पर अगर घूमते रहते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है। काफ़ी अच्छी, मतलब लोग भी मिलते हैं आपको नए नए तरीके के। और स्पेशली अगर आप अकेले सोलो ट्रैवल करते हैं, मैं सोलो ट्रैवल किया था, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि घर से निकलते वक्त थोड़ा बहुत तो डर लगता है कि भाई अकेले कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज होगा, बट हो जाता है ऐसा। मैंने तो काफ़ी बार कर चुका हूँ ऐसे सोलो ट्रैवलिंग। ये लंबी वाली दूरी पर जो सोलो ट्रैवलिंग थी वो पहली बार थी। और दोस्तों, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज से कौन कौन से लोग हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट की। उससे पहले दोस्तों, जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल है वो आप लिंक से ही ज्वाइन करें, क्योंकि अभी फेक चैनल, फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है मेरे नाम से। तो आप सावधान रहें, क्योंकि काफ़ी लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करवा ले हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करवा रहे हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करवा रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो हम कोई पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाद में अगर आपके साथ कुछ होता है तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए लिंक से ज्वाइन करें। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, बात करें 28 मार्च की मार्केट की, तो 28 मार्च का जो मार्केट था, मतलब FY25 फाइनेंशियल ईयर 25 का लास्ट डेट था स्टॉक मार्केट का, अगर देखा जाए। क्योंकि 31 मार्च, 31 मार्च को छुट्टी है, ईद की छुट्टी है। इस कारण क्या है कि 28 मार्च स्टॉक मार्केट ओपन हुआ था, लास्ट डेट थी FY25 की। तो उस दिन अगर मार्केट की बात करें, मार्केट सुबह तो हल्की फुल्की तेजी के साथ खुला था। स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स के अंदर ज़्यादा तेजी थी। बट बाद में अगर मार्केट क्लोज होते होते हल्की फुल्की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए हमें देखने को मिला है। और मार्च महीने की अगर बात करें, अगर FIIs की बात करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो अक्टूबर 2024 के बाद मार्च 2025 पहला ऐसा महीना है जिसके अंदर FIIs की नेट बाइंग रही है। नेट बाइंग, जी हाँ दोस्तों, 5 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीनों में लगातार सेलिंग की है FIIs ने। मार्च पहला ऐसा महीना है जिसके अंदर FIIs ने बाइंग की है, वो भी 5,982 करोड़ रुपए की। हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं नज़र आ रहा है, बट एक पॉजिटिव, एक रिलीफ आप कह सकते हैं। और लास्ट फरवरी में 53,758 करोड़ रुपए की सेलिंग थी FII से। मतलब इतनी ह्यूज सेलिंग हो रही थी लगातार। नेट बाइंग हुई है, बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। अक्टूबर 2024 के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की थी FIIs ने, मतलब बहुत ज़्यादा थी। फिर नवंबर में 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की, दिसंबर के अंदर 4,900 करोड़ रुपए के आसपास, दिसंबर महीने के अंदर सबसे कम सेलिंग थी। जनवरी में वापस 76,500 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। और फरवरी में 53,700 करोड़ रुपए की सेलिंग की थी FIIs ने। तो मार्च महीना ऐसा रहा जिसके अंदर बाइंग वापस देखने को मिली है। तो 5 मंथ से लगातार जो गिरावट है, उस हिसाब से देखा जाए तो मंथ तो काफ़ी अच्छा रहा, ये मार्च मंथ काफ़ी अच्छा है। बट अब लोगों का सवाल ये है कि जो क्या अप्रैल मंथ आने वाला है, अप्रैल का जो अगला महीना आने वाला है, अप्रैल 2025, वो कैसा रह सकता है। उसके अंदर गिरावट रहेगी या मार्च जैसी वापस हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। क्या FIIs वगैरह वापस बाय करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी हम जान लेते हैं। और देखिए, एक और चीज़ ये भी जान लीजिए कि मार्च महीने के अंदर अगर बाइंग, सेलिंग या तेज़ी आप देखते हैं, तो कुछ तेज़ी आप ये भी मान के चल सकते हैं, लोग टैक्स सेविंग के लिए भी बाइंग और सेलिंग भी करते हैं। टैक्स सेविंग के लिए कैसे है कि भाई काफ़ी ऐसी स्कीम्स होती है जिसके अंदर टैक्स सेविंग होती है, तो कुछ लोग टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस तरह से करते हैं अपना टैक्स वगैरह बचाने के लिए। और कुछ में क्या होता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रखा होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, तो उसको भी बचाने के लिए क्या है कि अपना लॉस भी बुक कर लेते हैं, मतलब लॉस ले लेते हैं। तो क्या है कि ओवरऑल उनके लॉस हो जाता है, तो बाद में क्या है कि टैक्स वगैरह भी कम भरना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती है मार्च के अंदर, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके कारण भी बाइंग और सेलिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्या आगे ऐसी स्थितियां बनी रहेगी, मतलब एफआईआईज अब बाय करेंगे, या वही वापस अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो हमें एफआईआईज की सेलिंग देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी? तो देखिए अभी तक स्थितियां क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूं। देखिए अभी ट्रंप ने क्या कहा था कि भाई 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले, मतलब जितना जो कंट्री हमारे पर टैरिफ लगाएगी वापस हम उतना का उतना टैरिफ लगाएंगे उन पर। तो अब ट्रंप ने ये कहा था कि 2 अप्रैल से, तो पहली चीज़ चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर तो टैरिफ लग चुके हैं। अब 2 अप्रैल को बारी है इंडिया की। इंडिया पर अभी 2 अप्रैल से ये टैरिफ लगेंगे। तो ये टैरिफ लगेंगे ना, उसके बाद मार्केट पर ज़बरदस्त असर देखने को मिल सकता है। अब ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ तो असर हमें देखने को मिलेगा। और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव असर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए टैक्स बढ़ेगा, लोगों के ही नुकसान है। तो लोगों के नुकसान होगा तो स्टॉक मार्केट को कौन सा फ़ायदा होने वाला है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अगर 2024 की गिरावट देखिए, ओवरऑल 1,27,000 करोड़ रुपए के आसपास की गिरावट थी, मतलब एफआईआईज ने सेलिंग की थी। और 2025 के अंदर 1,24,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग कर चुके हैं, मतलब पूरे साल के बराबर जो FY21 मतलब 2025 के अंदर सेलिंग हो चुकी है पूरा 2024 के बराबर। अभी तो 2025 का साल पूरा बाकी है। तो वैसे अगर देखा जाए तो देखी जाए तो भाई सेलिंग तो काफ़ी हो चुकी है, इसके बाद सेलिंग की ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। इस हिसाब से ये लग रहा है कि भाई गिरावट तो रहेगी, बट नॉर्मल गिरावट रहनी चाहिए। और उम्मीद है कि तेज़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं रह सकती कि भाई लगातार हमें तेज़ी देखने को मिली। मार्केट साइडवेज चल सकता है, मतलब ना ज़्यादा तेज़ी ना ज़्यादा मंदी। मतलब इस टाइम क्या होता है जब साइडवेज मार्केट चलता है, तब क्या होता है कि भाई जितना भी प्रॉफिट मिले, मतलब कोई भी स्टॉक में जितना भी 10%, 20%, 30% जो भी मिला वो लेकर एग्जिट होना, वो बढ़िया स्ट्रैटेजी रहती है उसके अंदर। मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं है ना भाई, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो जहां प्रॉफिट मिला ले लिया। क्योंकि कोविड के बाद हमने लगातार तेजी देखी, तो अभी थोड़ा हमें साइडवेज मार्केट भी देखने को मिल सकता है। दूसरा साइडवेज का कारण मैंने आपको बता दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगेगा, तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। तो कौन से सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है? तो फार्मा सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे जो सेक्टर्स है जहाँ पर अमेरिका को सर्विस वगैरह ज़्यादा दी जाती है, अमेरिका को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पर असर देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फार्मा और आईटी सेक्टर ज़्यादा सर्विसेज देते हैं। दूसरी चीज़ है फार्मा। फार्मा क्या है कि जेनरिक जो दवाइयाँ होती है, जो सस्ती दवाइयाँ होती है, इंडिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो वो भी यूएस के अंदर सेल करती है, तो उन पर भी 10% अगर टैरिफ लगेगा तो उस पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन सेक्टर्स पर, उनके स्टॉक्स पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है स्पेशली आईटी और फार्मा सेक्टर पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इन पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई टैरिफ लगाएंगे उससे कुछ असर पड़ेगा तो फिर कोई गवर्नमेंट चुप भी बैठेगी, तो कुछ गवर्नमेंट भी वापस इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। जो भी होगा वो अपडेट आता रहेगा, बट ये चीज़ें होगी, ये हो सकती है, वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो अप्रैल का जो अगला महीना है अभी तक अनिश्चितता वाला है कि भाई हम सोच सकते हैं कि भाई अब लगातार अब तेज़ी बनी रहे, मार्च के अंदर जैसी तेज़ी थी वैसी तेज़ी आए, तो वैसी तो अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, अनिश्चितताएं तो है। फिर दोस्तों बात करें आईपीओ की, तो मार्च 2025 का महीना ऐसा रहा जिसके अंदर एक भी आईपीओ ओपन होते हुए हमें देखने को नहीं मिला। 2 साल बाद, करीब करीब 2 साल बाद ऐसा महीना वापस आया है जब हमें कोई भी आईपीओ नहीं देखने को मिला है। मई 2023 के अंदर हमें ऐसा महीना देखने को मिला था जब कोई भी आईपीओ ओपन नहीं हुआ था उस टाइम, और वापस ऐसा मार्च महीना आया जिसके अंदर हमें कोई भी आईपीओ ओपन होते हुए नहीं देखने को मिला है। क्योंकि ये सेलिंग जो एफआईआईज की लगातार थी, मार्केट डाउन था, मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस कारण क्या है कि कोई भी कंपनी भी आईपीओ लाने के लिए मतलब तैयार नहीं थी कि भाई क्यों ऐसा खराब मार्केट में आईपीओ लेके आएँ, ताकि क्या है कि बाद में नुकसान देखने को मिले। तो लोग पहले से ही भाई थोड़ा जितना लेट हो सके वो उतना लेट कर रहे हैं। 2025 का अगर टोटल देखें तो अभी तक 10 आईपीओ आए हैं, तो वो जनवरी और फरवरी 2 महीने के अंदर ही आए हैं, ज़्यादा जनवरी महीने के अंदर आए हैं, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर तो एक भी आईपीओ हमें देखने को नहीं मिला है। तो 2 महीनों के अंदर 10 आईपीओ ही हमें देखने को मिले हैं। उम्मीद है अप्रैल महीने के अंदर हमें काफ़ी आईपीओ देखने को मिल सके। तो ये जो आईपीओ अभी तक नहीं आए हैं ये मार्केट कंडीशन के कारण ही है।
और अभी जितने भी FY25 में जो ये IPO हमें देखने को मिले हैं, मतलब ये अभी 2025 आप कह दीजिए और लास्ट 2024 वाला जो महीना कह दीजिए, उसके बाद IPO जब जितने भी लगभग आए हैं उनमें से मैक्सिमम IPOs अभी नुकसान के अंदर हैं। अभी लगभग सारे स्टॉक्स गिरे हैं, तो IPOs तो कहाँ बचेंगे। अब अप्रैल महीने के अंदर उम्मीद है कि कुछ बड़े IPOs आ सकते हैं, एथर, NSDL जिनका इंतजार था। बाकी 2025 के आसपास जो IPO लिस्ट हुए हैं अभी लगभग नुकसान के अंदर हैं। IPOs क्या, शेयर भी काफ़ी सारे नुकसान के अंदर, अच्छे अच्छे शेयर्स नुकसान के अंदर हैं। तो IPOs कहाँ बचने वाले हैं, सभी नुकसान के अंदर होंगे, ऐसी कोई चिंता वाली तो बात नहीं है। ये IPOs को लेकर अपडेट, जो भी अपडेट आएगा, कोई भी अपकमिंग IPO आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबको लिंक से ही ज्वाइन करें। वीडियो के अंदर जो लिंक है वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि फेक टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स खूब बन रहे हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो हम कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करते, ना कोई कोर्स सेल करते हैं। तो उनसे बच के रहिए, बाद में अगर आपके नुकसान होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए लिंक से ज्वाइन कीजिए ताकि सही रहेगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।